नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे और प्रस्तावना लगभग हमने पूरी कर ली थी। दोस्तों, केवल और केवल हमें प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ सवाल प्रैक्टिस करने थे। अगर यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में सवाल बन जाएं तो हम उनको कैसे सॉल्व करें, दोस्तों ये बात हमें देखनी थी। तो दोस्तों, मैं पहले मेंस के कुछ सवाल ले रहा हूँ जिसमें स्पेशली हमें 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स में जो सवाल पूछे जाते हैं उनको कैसे सोल्व करना है, इसके बारे में हमें आज जानना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 20 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों 20 वर्ड्स की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना से हमें पहला सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तावना में उल्लेखित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, पहला सवाल हमारा यहां से बनता है, प्रस्तावना में उल्लेखित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो 20 वर्ड में अगर हम इस सवाल को लिखेंगे तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। दोस्तों, हमें बताना क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का उल्लेख करना। दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा किसे जाता है, अगर यहाँ हम प्रस्तावना के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ हो जाएगा भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य रूप से कानून निर्माण के लिए स्वतंत्र है तथा भारत अब ब्रिटेन सहित किसी भी देश का गुलाम नहीं है, किसी भी देश का गुलाम नहीं है। इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जो पहला सवाल हमारा बना था उसका हम जवाब लिख सकते हैं। हमने देखा संपूर्ण प्रस्तावना में उल्लेखित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द क्या कहता है दोस्तों, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का जो अर्थ है, अगर हम इस शब्द को स्पष्ट करें तो इसका अर्थ होता है भारत आंतरिक और बाह्य रूप से कानून निर्माण करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। भारत किसी देश के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है और भारत अब ब्रिटेन का गुलाम भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा शब्द हम देखने जा रहे हैं, दूसरा सवाल हम देखने जा रहे हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष शब्द को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल है दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लेखित, या अगर ऐसे नहीं बने तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य, भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा समझाइए। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा समझाइए। दोस्तों, इस सवाल का आंसर हमें कैसे लिखना है, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ ले तो इसका आंसर आपको बताना है पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ बताना है, और किसके संदर्भ में बताना है दोस्तों, ये भारत के संदर्भ में बताना। तो कैसे बताएंगे हम लोग इसमें, यहाँ बताएंगे भारत में, इसका अर्थ है कि यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है तथा भारत में राज्य सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है और भारत में राज्य जो है वो किसमें विश्वास रखता है दोस्तों, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। इस रूप में आपको इस सवाल का क्या लिखना है, आंसर लिखना है। हम दोस्तों तीसरे सवाल की बात करते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। अपने शब्दों में या सरल शब्दों में
स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर ऐसा सवाल बन जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होना। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होना। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। और दोस्तों यहीं पर आप चाहे तो एक शब्द और जोड़ सकते हैं, भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इस रूप में आप इस सवाल का क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आंसर लिख सकते हैं। तो हमने सवाल देखा है दोस्तों तीसरा, हमने देखा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, सरल शब्दों में इसे स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमने इसका आंसर लिखा है, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होना। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। और भारत में कौन सा लोकतंत्र है दोस्तों? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इस रूप में आप इसका क्या लिख सकते हो? आंसर लिख सकते हो। हम तीसरा सवाल चौथा सवाल देखने जा रहे हैं दोस्तों 20 शब्दों में। गणराज्य या गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? गणराज्य या गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर ऐसा सवाल बन जाए तो आप इसमें कैसे लिखेंगे? यहाँ आपको बताना है गणराज्य या गणतंत्र किसे कहा जाता है। इसको अगर हम देखें दोस्तों तो गणराज्य का अर्थ है राष्ट्र के अध्यक्ष या राष्ट्रपति का वंशानुगत नहीं होना। राष्ट्र के अध्यक्ष या राष्ट्रपति का वंशानुगत नहीं होना, अर्थात जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। इस रूप में आप इसका सवाल का क्या लिख सकते हो दोस्तों? आंसर लिख सकते हो। अगर सवाल में ऐसे आ जाए कि प्रस्तावना में उल्लेखित गणराज्य शब्द को स्पष्ट कीजिए, तो आप यहाँ पे एक दो चीजें और जोड़ सकते हो कि फ्रांस से लिया गया शब्द है, इसका अर्थ है राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति का वंशानुगत नहीं होना बल्कि उसका निर्वाचित होना। क्या कहलाएगा? गणराज्य या गणतंत्र कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों एक सवाल अगर और हम यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे सवाल है हमारा अगला, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? पांचवा सवाल है दोस्तों, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमें इसको क्या लिखना है दोस्तों? हम इसमें बताएंगे सामाजिक न्याय से आशय है देश में लोगों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध हो। भेदभाव का क्या हो दोस्तों? निषेध हो। उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक न्याय कहा जाता है। तो दोस्तों अगर सवाल बन जाए कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? यहाँ सामाजिक न्याय से आशय होता है देश में लोगों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर क्या ना हो? भेदभाव का ना हो या भेदभाव का निषेध हो।
उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक न्याय कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों छठा, आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा सवाल बन जाए तो इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों? तो आप बताएंगे कि देश में लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए। देश में लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल। तो वहाँ लोगों को क्या मिल जाता है दोस्तों? आर्थिक न्याय मिल जाता है। इस रूप में आप इस सवाल का आंसर लिख सकते हो। अगर सवाल बन जाए कि आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे दोस्तों? आप इसमें लिखेंगे कि आर्थिक न्याय का अर्थ है देश में लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हो जाए? पूरी हो जाए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल। ठीक दोस्तों, अगली बात हम करने जा रहे हैं। अगला सवाल है हमारा 7वां, राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? 7वां सवाल है दोस्तों, राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है, समझाइए। अगर ऐसा सवाल बन जाए तो आप इसमें क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे लोगों को चुनने का अधिकार हो तथा चुने जाने का अधिकार हो और कानून के समक्ष समानता हो। कानून के समक्ष समानता हो, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? राजनीतिक न्याय कहा जाता है। तो अगर आपके सवाल बन जाए कि राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है, समझाइए, तो आप क्या बताएंगे? राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है दोस्तों लोगों को चुनने का अधिकार हो तथा चुने जाने का अधिकार हो, यानी लोगों को वोट देने का अधिकार हो और जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार हो तथा साथ ही साथ कानून के समक्ष देश में क्या हो? समानता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक न्याय कहा जाता है। अगली बात है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो सवाल देखने जा रहे हैं वो हैं आपके 50 शब्दों के, 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में हम दोस्तों पहला सवाल देखने जा रहे हैं। 50 वर्ड्स में हमारा पहला सवाल है, प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी शब्द को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी शब्द को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर ऐसा सवाल बन जाए तो आप इस सवाल को कैसे शुरू करोगे? इसमें क्या चीज़ें आपको लिखनी होगी, तब जाके आपका आंसर अच्छा बन पाएगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि अगर ऐसा सवाल बन जाता है तो आप इसमें इसको शुरू ऐसे करेंगे कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। पहली बात आप ऐसे बताओगे इसमें, और फिर आगे आप बताओगे कि समाजवाद का अर्थ भारत में, समाजवाद का अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में समाजवाद का अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद। फिर आगे इसमें बताओगे कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था। और इसका अर्थ आप बता दोगे, लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो आप बता दोगे देश के उत्पादन के साधनों पर, देश के उत्पादन के साधनों पर सरकारी और निजी दोनों नियंत्रण, सरकारी और
निजी, दोनों प्रकार का क्या होना, नियंत्रण होना। यही आप बता दोगे कि इसमें पूंजीवाद प्लस समाजवाद के गुणों का क्या है दोस्तों, मिश्रण है। इसी आधार पर भारत को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये आपको सब चीज़ें इस सवाल के अंदर लिखनी होगी। कम से कम आपका कंटेंट जो है वो ये सब चीज़ें मांगता है इस सवाल में। अगर आपने ये सारी चीज़ें इस सवाल के अंदर बताई तो आपका ये सवाल जो है इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम सवाल देखने जा रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रस्तावना में उल्लेखित शासन की पद्धति समझाइए। प्रस्तावना में उल्लेखित शासन की पद्धति समझाइए। दोस्तों अगर ऐसा सवाल बन जाता है तो इसमें आपको 4 बातों को क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। आप एक पैराग्राफ में ऐसा लिख सकते हो या 2 पैराग्राफ बनाकर ऐसा आंसर लिख सकते हो। वैसे आप एक पैराग्राफ में इसको बताना, 4 शब्द आपको एक्सप्लेन करने दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है शॉर्ट में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा आपको यहाँ बताना है समाजवादी, तीसरा आपको यहाँ बताना है पंथ निरपेक्ष, और चौथा आपको यहाँ बताना है दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये चारों शब्द आपके इस सवाल का आंसर बनेगा। पर आपको यहाँ पर एक एक लाइन में इन चारों शब्दों को क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका यहाँ पर आंसर जो है वो एकदम सही तरीके से बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तीसरा सवाल है हमारा, प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय की अवधारणा समझाइए। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय की अवधारणा समझाइए। दोस्तों अगर ऐसा सवाल बनता है तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे, इसको मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा सवाल बनता है दोस्तों तो इसमें आपको शुरुआत करनी होगी कि प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति से प्रभावित है। आपको पहली बात तो ये बतानी पड़ेगी कि प्रस्तावना में जो न्याय की अवधारणा है किससे प्रभावित है, रूस की क्रांति से। उसके बाद जो 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में बताए गए, पहला कौन सा बताया गया, सामाजिक न्याय, दूसरा बताया गया आर्थिक न्याय, और तीसरा बताया गया राजनीतिक न्याय। इन तीनों प्रकार के न्याय को आपको एक एक 2-2 लाइन में क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो आपके 5-7 लाइन हो जाएगी आराम से। 50 शब्द का मैटर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और आपका सवाल का जो आंसर है एकदम परफेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। चौथा सवाल हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाइए। चौथा सवाल है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाइए। दोस्तों अगर ऐसा सवाल बनता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाइए तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, तो इस सवाल में आपको बताना होगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, पहली बात तो आपको ये बतानी पड़ेगी। फिर यहाँ जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई थी प्रस्तावना में, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
इन चारों पांचों स्वतंत्रता के ऊपर आपको एक एक लाइन में इनको स्पष्ट करना होगा। ये पांचों स्वतंत्रताओं का आप उल्लेख करेंगे तभी जाके आपका ये आंसर क्या होगा दोस्तों, पूरा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करने जा रहे हैं 100 वर्ड्स के सवाल की। 100 वर्ड्स में आपसे यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और अगर पूछ ली जाते तो आप उनका आंसर कैसे देंगे। तो दोस्तों 100 वर्ड्स में यहाँ से सवाल 2-3 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल ये अगर हम देखें तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। ये अगर सवाल बन गया, आप इस सवाल में कैसे लिखेंगे दोस्तों, आप इस सवाल को 4 पैराग्राफ में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना क्या है। पहली बात आप ये बताएंगे इसमें क्या बातें बताई गई है, क्या बताया गया, ये बात बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि प्रस्तावना में जो बातें बताई गई है, प्रस्तावना में उल्लेखित प्रावधान क्या हैं जो इसे आत्मा की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों इस वाले पक्ष में आपको शासन की जो पद्धति है, इसमें जो चारों बातें आपने देखी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके ऊपर अपना विशेष फोकस रखना होगा। और एक पैराग्राफ बदल के आप यहाँ पर शासन पद्धति के उद्देश्य भी बता देंगे, शासन पद्धति के उद्देश्य, जिसमें आप बता देंगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये चारों बातें आपने यहाँ पे बता दी तो आपका ये आंसर लगभग क्या हो जाता है, कंप्लीट माना जाएगा। इसमें आपको ये कोई आवश्यकता नहीं है कि विचार किसने दिया, किसका विचार है जिसमें ऐसा कहा गया था, ऐसा कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। आप चाहो तो यहाँ बता सकते हो कि ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रस्तावना को संविधान की क्या मानते हैं, आत्मा मानते हैं। आप ऐसा बता भी सकते हैं, नहीं भी बताएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है के.एम. मुंशी। ये आपका सवाल बन गया। क्या है क्या नहीं कुछ भी नहीं पूछा गया, ओपन एंडेड सवाल आपका आ गया कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। इसे आपको 100 शब्दों में स्पष्ट करना है। आप क्या बताएंगे दोस्तों ऐसे सवाल में, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाता तो ऐसे सवाल में आपको बताना होगा, सबसे पहली बात आपको बतानी होगी कि प्रस्तावना में शॉर्ट में आप बता देंगे शासन की पद्धति क्या बताई हुई है और शासन पद्धति के उद्देश्य क्या बताए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को आपको रिलेट करना होगा कि इन्हें संविधान में आगे कहाँ जोड़ा गया, संविधान में आगे कहाँ जोड़ा, ये बात आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। जैसे शासन पद्धति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात आ गई, समाजवादी की बात आ गई, ये सारे बता दिया। फिर आप जैसे बताओगे न्याय, तो सामाजिक और राजनीतिक न्याय मौलिक अधिकारों में प्रदान किए गए, सामाजिक और आर्थिक न्याय नीति निदेशक तत्वों में प्रदान किए गए, जो स्वतंत्रताएं सारी मौलिक अधिकारों में प्रदान की गई है। आप यहाँ पे अनुच्छेद भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो। उसके अलावा फिर आपके जो है समानता मौलिक अधिकारों में प्रदान की गई, बंधुता की भावना मौलिक अधिकारों में बताई गई। इन सब चीज़ों को आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा, पूरा माना जाएगा। अगली हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अगला सवाल है हमारा तीसरा। अगर आपकी ये आ जाए 100 शब्दों में कि प्रस्तावना पर लेख लिखिए, तीसरा सवाल आ जाए दोस्तों, प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, संक्षिप्त लेख लिखिए। दोस्तों ये सवाल आप मुझे लिखकर बताओगे कि आप इसमें क्या लिखोगे। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ उसमें आपको क्या क्या लिखना है। जो हमने प्रस्तावना का पहला पार्ट समझा था, संविधान किसने बनाया, शासन की पद्धति,
शासन पद्धति के उद्देश्य और संविधान कब अंगीकृत किया गया। इन चारों बातों को आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ढंग से। ठीक है दोस्तों, 100 शब्द आपके हो जाएंगे, 25-25 शब्द में आप चारों पार्ट को क्या कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। और लास्ट में एक कंक्लूजन के रूप में आप बता सकते हो कि प्रस्तावना जो है हमारे यहाँ जनप्रिय प्रभुसत्ता लोकतंत्र की स्थापना करती, समाजवादी देश भारत को बनाती, इस रूप में आप क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से ये सवाल का आंसर आप लिखकर मेरा नंबर जो है, मेरा नंबर मैं बता देता हूँ, उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों। प्रयास करना, इस नंबर पर आप मुझे इसे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो यहाँ से बनते हैं। इसमें मैं आपको पहला सवाल बताने जा रहा हूँ दोस्तों। प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा एक शब्द या प्रस्तावना निम्न में से क्या स्पष्ट नहीं करती, प्रस्तावना निम्न में से क्या स्पष्ट नहीं करती, ये सवाल बन गया दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए दे दिया आपको, संविधान किसने बनाया। ऑप्शन बी दे दिया, शासन की पद्धति। ऑप्शन सी दे दिया, संविधान के स्रोत। ऑप्शन डी दे दिया आपको, संविधान अंगीकृत करने की तिथि। संविधान अंगीकृत करने की तिथि, ये आपको क्या कर दिया गया, दे दिया गया। तो आप इसमें क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों। अगर ऐसा सवाल बनता है तो इसका आपके आंसर बन जाएगा, संविधान के स्रोत प्रस्तावना स्पष्ट नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना संविधान के स्रोत हमें नहीं बताती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। प्रस्तावना के अनुसार भारत में संप्रभुता का निवास, प्रस्तावना के अनुसार भारत में संप्रभुता का निवास किसमें है। इसका पहला ऑप्शन दे दिया गया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया जनता, चौथा ऑप्शन दे दिया गया संसद। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, भारत, प्रस्तावना के अनुसार भारत में संप्रभुता का निवास किस में बताया गया दोस्तों, भारत की जनता में माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम अगला सवाल यहाँ देखने जा रहे हैं दोस्तों। तीसरा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल है दोस्तों प्रस्तावना का, भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में, भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख था। भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख था। ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा दे दिया गया दोस्तों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों हमारा सवाल है, भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख था। भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों? सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख था? यहाँ पर हमें कौन सा पूछा गया है? मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब होता है दोस्तों 26 जनवरी 1950 के दिन का जो संविधान था उसे क्या कहा जाता है? मूल संविधान कहा जाता है। और इस मूल संविधान में 2 ही शब्द लिखे हुए थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक सवाल और बनता है, भारत के वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में सवाल बनता है दोस्तों, भारत के, चौथा सवाल है, भारत के वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख है? वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर बदल जाएगा। यहाँ वर्तमान पूछा गया है, मूल संविधान नहीं पूछा गया। वर्तमान का मतलब आज के दिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं? तो आज के दिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी लिखा हुआ है, समाजवादी भी लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष भी लिखा हुआ है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमारे संविधान की प्रस्तावना के सवाल हमने कुछ सोल्व किए। आप इनको अच्छे से एक बार फिर से देखने का प्रयास करना। और दोस्तों यहाँ हमारा प्रस्तावना टॉपिक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पेज को हमारे इस चैनल को लगातार लाइक सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हम मोटिवेट होते रहेंगे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बनने की संभावना है उन टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से तैयार करके आपके सामने हम ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।